हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे बीएफएम का यूनिट 2 जो कि है बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव्स। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है हम लोग मेनली रिस्क के बारे में पढ़ेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज में कौन कौन से रिस्क होते हैं। तो रिस्क और रिटर्न जो है उनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर आपको किसी ट्रांजेक्शन में हायर रिस्क है तो आपको उसमें रिटर्न भी हाई मिलेगा। और रिस्क जो होती है उसकी वोलेटिलिटी इन प्राइस, एक्सचेंज और इंटरेस्ट रेट ऑफ एक्सपोजर, ये ऐसे कमोडिटीज़ हैं जो कि किसी भी करेंसी, शेयर या बॉन्ड में आपको उसके रिस्क को कम करने में उसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। इसको कम करने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो कुछ डेरिवेटिव्स जो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में यूज़ होते हैं वो हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन स्वैप, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट एंड फ्यूचर्स। डेरिवेटिव्स जो है वो ग्रेटर लिक्विडिटी ऑफर करते हैं और उनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम होता है। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट एक व्हीकल की तरह काम करते हैं किसी भी रिस्क को मैनेज करने के लिए। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि डेफिनेशन ऑफ रिस्क एंड रिस्क इन फॉरेक्स ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स, रिस्क जो है, रिस्क को हम लोग कहते हैं कि ये एक अनप्लान्ड इवेंट होता है जो कि किसी भी फिनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को उसके लॉस में या फिर उसके प्रॉफिट को कम करने में वो जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको हम लोग रिस्क कहते हैं। ये अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम की वजह से भी होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज में जो कॉमन रिस्क है फ्रेंड्स वो है एक्सचेंज रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, कंट्री रिस्क, सोवरेन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें मेन जो है पहला है एक्सचेंज रिस्क। एक्सचेंज रिस्क जो होता है, एक्सचेंज रेट के मूवमेंट में अगर कोई एडवर्सली इफेक्ट आती है जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग के आपके किसी भी, अगर आपने कुछ फॉरेन एक्सचेंज परचेज कर रखा हो और एक एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशंस की वजह से अगर उसके वैल्यू में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कमी आती है तो उसको हम लोग एक्सचेंज रिस्क कहते हैं। जैसे अगर कोई डीलर जो है, अगर वो कोई भी फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन जो वो इमीडिएटली नहीं करता है विदाउट लॉस ऑफ टाइम, तो उसका ट्रांजैक्शन जो है वो सही माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको वहाँ पे एक्सचेंज रिस्क जो है वो बेयर करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक्सचेंज रिस्क जो है उस वो मेनली 3 तरह का बताया गया है। पहला है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, दूसरा है ट्रांसलेशन एक्सपोजर और तीसरा है ऑपरेटिंग एक्सपोजर। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर जो है नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन की वजह से अराइज होता है। ठीक उसी तरह जो ट्रांसलेशन एक्सपोजर है ये किसी भी फर्म में तब अराइज होता है जब आप उसके एसेट और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं या उसके रिसीवेबल एंड पेएबल को रीवैल्यू करते हैं। क्या चीज़ में? होम करेंसी में, एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। तो उसको हम लोग ट्रांसलेशन एक्सपोजर कहते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एक्सपोजर। ऑपरेटिंग एक्सपोजर जो है किसी भी फर्म के बॉटम लाइन को अफेक्ट करता है। क्यों अफेक्ट करता है? अगर उसमें कोई अदर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ऑपरेटिंग एक्सपोजर है। फिर है सेटलमेंट रिस्क। सेटलमेंट रिस्क क्या है? इसमें भी 2 तरह के रिस्क हैं फ्रेंड्स, एक है प्री सेटलमेंट एंड दूसरा है सेटलमेंट। तो देखिए, प्री सेटलमेंट रिस्क क्या कहता है? प्री सेटलमेंट रिस्क जो है किसी भी काउंटर पार्टी के फेल्यूर की वजह से ये रिस्क अराइज होता है। ये अगर वो बैंकरप्सी की वजह से भी हो सकता है या उसके कोई भी यूनिट जो है वो क्लोज हो गई है या कोई भी चीज़ जो उसको पेमेंट करने में प्रॉब्लम कर रही हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के मैच्योरिटी के पहले, तो उसको हम लोग प्री सेटलमेंट रिस्क कहते हैं। सेटलमेंट रिस्क किसको कहेंगे? सेटलमेंट रिस्क जो होता है ये भी काउंटर पार्टी के फेल्यूर की वजह से होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेटलमेंट ड्यू टू द टाइम जोन डिफरेंस बिटवीन 2 करेंसीज टू बी एक्सचेंज्ड। जब 2 करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए अगर दो जगह की करेंसी है तो 2 जगह के टाइम जोन में भी डिफरेंस होगी, तो उसकी वजह से जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होगी उसको हम लोग सेटलमेंट रिस्क कहेंगे। इस तरह के रिस्क को हम लोग टेम्पोरल रिस्क भी कहते हैं फ्रेंड्स, और हर्स्टेट रिस्क भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या है? When a party to a foreign exchange transaction is unable to meet its funding requirements or execute a transaction at a reasonable price, it creates liquidity risk. यानी कि अगर किसी को पेमेंट करने के लिए वहाँ पे अगर लिक्विडिटी नहीं है तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं।
लिक्विडिटी रिस्क इज द पोटेंशियल फॉर लाइबिलिटीज टू ड्रेन फ्रॉम द बैंक एट अ फास्टर रेट देन एसेट्स, यानी कि आपकी लाइबिलिटी जल्दी खत्म हो गई एसेट्स के कंपैरिजन में। तो मिसमैचेस इन द मैच्योरिटी पैटर्न ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी गिव राइज टू द लिक्विडिटी रिस्क। अगर आपके एसेट और लाइबिलिटी में अगर मिसमैच राइज होगा आपके मैच्योरिटी पैटर्न में, जैसे कि आपकी लाइबिलिटीज पहले खत्म हो गई और आपके एसेट्स ज्यादा समय तक चल रहे हैं, तो इस तरीके से आपके यहाँ लिक्विडिटी रिस्क अराइज हो जाएगी। लिक्विडिटी रिस्क कुड ऑल्सो अराइज इन केस ऑफ मार्केट टर्न इलिक्विड। अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी तो उसकी वजह से भी लिक्विडिटी रिस्क अराइज हो जाएगी, और इससे क्या होगा, लीडिंग टू हायर बिड ऑफर स्प्रेड्स और इवन मार्केट मेकर्स गेटिंग आउट ऑफ द मार्केट। अभी नेक्स्ट है कंट्री रिस्क और सोवरेन रिस्क। कंट्री रिस्क और सोवरेन रिस्क क्या है? कंट्री रिस्क अराइजेस व्हेन अ फॉरेन एंटिटी और अ काउंटर पार्टी, प्राइवेट और सोवरेन, may be unwilling or unable to fulfill its obligations for reason other than the usual reason or risk which arise in relation to all lending and investment। कंट्री रिस्क उस तरीके के रिस्क को कहते हैं जहां पे काउंटर पार्टी जो है वो या तो अनविलिंग है या अनेबल है किसी भी उसके जो ऑब्लाइगेशन है उसको फुलफिल करने में, और वहां पे जो रीजन होगा वो यूजुअल रीजन से अलग होगा। कंट्री रिस्क जो है यूजुअली कंट्रोल्ड बाय फिक्सिंग कंट्री वाइज एक्सपोजर लिमिट। अगर आपका कंट्री वाइज एक्सपोजर लिमिट है तो उसको फिक्स करके आप कंट्री रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। अ कंट्री रिस्क अराइजेस व्हेन द काउंटर पार्टी और द बोरोवर और द बायर इज अ गुड क्रेडिट रिस्क एंड डज नॉट हैव एनी डिजायर टू डिफॉल्ट। कंट्री रिस्क कब अराइज होगा? जब आपका काउंटर पार्टी या बोरोवर जो है या बायर, उसका क्रेडिट रिस्क जो है वो सही है और उसकी कोई डिजायर भी नहीं है डिफॉल्ट करने के लिए, लेकिन बाय लोकल लॉ और डायरेक्टिव्स इज फॉरबिडन बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक टू ऑनर द कमिटमेंट। लेकिन वहाँ की लोकल लॉ या गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक की वजह से उसको अपने कमिटमेंट को कंप्लीट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक उसी तरह सॉवरेन रिस्क भी है। ये एक लार्जर तभी होता है जब एक आपका काउंटर पार्टी जो है इज द फॉरेन गवर्नमेंट इटसेल्फ और इट्स एजेंसी, या तो फॉरेन गवर्नमेंट से रिलेटेड है या फिर किसी एजेंसी से रिलेटेड है, और उसको सोवरेन इम्यूनिटी जो है वो मिल रही है अंडर द लॉ विथ नो लीगल रिकॉर्स टू अदर पार्टी, और दूसरे पार्टी पे जो है कोई लीगल रिकॉर्स नहीं है। तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग सोवरेन रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क को हम लोग गैप रिस्क भी बोलते हैं। ये इंटरेस्ट रेट में अगर कोई एडवर्स मूवमेंट अराइज होता है या इंटरेस्ट रेट में कोई डिफरेंशियल अराइज होता है तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज होता है। बैंक बाइज एंड सेल करेंसीज फॉर स्पॉट एंड फॉरवर्ड वैल्यू। बैंक जो है वो जब फॉरेक्स एक्सचेंज में बिजनेस करती है तो वो करेंसीज को स्पॉट और फॉरवर्ड वैल्यू के बीच में परचेज और सेल करती है। तो इसके लिए वो फॉरेन करेंसी में बोरो या लेंड भी करती है। वो किस तरीके से कर सकती है? स्वैप के थ्रू कर सकती है, फ्यूचर के थ्रू कर सकती है, जो कि इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड होता है। तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल एंड ऑलवेज possible to match its forward purchase and sales, borrowing and lending, creating a mismatch between its asset and liabilities। तो उसके जो फॉरवर्ड परचेज और सेल्स होते हैं ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि उसको मैच किया जाए, और उसने जो भी बोरोइंग एंड लेंडिंग कर रखी है तो इसकी वजह से उसके एसेट और लाइबिलिटी में जो है वो मिसमैच क्रिएट होता है, और इसी मिसमैच को हम लोग गैप कहते हैं। तो ये गैप जो है नॉर्मली बैंक कैसे फुलफिल करता है? ये या तो पे करता है या रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है? फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स को या इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के थ्रू वो उसको गैप को फुलफिल करता है। द फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स आर थस ए फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। फॉरवर्ड डिफरेंशियल जो है वो इंटरेस्ट रेट की वजह से ही किया जाता है। एनी एडवर्स मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट वुड रिजल्ट इन एडवर्स मूवमेंट ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स। तो अगर इंटरेस्ट रेट में कोई भी एडवर्स मूवमेंट होगा तो ये फॉरवर्ड डिफरेंशियल में भी एडवर्स मूवमेंट जो है वो क्रिएट करेगा। Interest rate risk also occurs when different bases of interest rates are applied to asset and corresponding liabilities। फ्रेंड्स, हम लोग जो इंटरेस्ट रेट जो है वो किसी भी एक बेस के ऊपर डिसाइड करते हैं। तो अगर एसेट और लाइबिलिटी के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उसमें अगर जो इंटरेस्ट रेट का बेस है उसमें अगर कुछ अलग तरह का मिसमैच या हो तो उसकी वजह से भी इंटरेस्ट रेट जो है वो अराइज होता है। तो इसको हम लोग मैनेज करने के लिए नॉर्मली जो डीलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो एप्रोप्रिएट स्वैप्स को
परचेज करते हैं और उसमें डील करते हैं, जो कि उनके रिस्क को मिटिगेट करने में या कम करने में हेल्प करता है। इसको हम लोग इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। कुछ बैंक या डीलर्स हैं जो कि रिस्क असेसिंग मॉडल्स को भी यूटिलाइज करते हैं, जिसमें क्या है, जैसे वैल्यू एट रिस्क, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी टेस्ट या अलग अलग तरह के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट स्वैप, करेंसी स्वैप, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स। इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने में ये सारी चीजें जो है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या है? ऑपरेशनल रिस्क नॉर्मली जो है वो किसी भी डिफिशियंसी, अगर आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में कोई डिफिशियंसी अराइज हो या आपका इंटरनल कंट्रोल और ह्यूमन एरर की वजह से या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम की वजह से अगर कोई लॉस अराइज होता है तो उसको हम लोग ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है लीगल रिस्क। लीगल रिस्क क्या है? लीगल रिस्क तब अराइज होता है जब आपका जो काउंटर पार्टी है जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका कोई लीगल या रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो ट्रांजैक्शन के ऊपर इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, या अगर आपने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है वो नॉन इन्फोर्सिबिलिटी है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं बाय लॉ और बाय कोर्ट, तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग लीगल रिस्क कहते हैं। ये नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइन और ब्रीच ऑफ गवर्नमेंट रूल्स की वजह से भी अराइज होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एंड गाइडलाइन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो हम लोग रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे? किसी भी रिस्क को मैनेज करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमें जो हमारा रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको कैसे हम लोग प्रोसेस करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, ये हमारे रिस्क मैनेजमेंट में डिपेंड करता है। तो इसका सबसे जो बेस्ट है फ्रेंड्स वो है कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी जो है यहाँ पे रिक्वायर होती है, जिसपे कि हमें कांस्टेंट फोकस करना है और अटेंशन देना है। उसके लिए हमें इसको रेगुलर इंटरवल पे रिव्यू करना होता है और हमें जो नेचर ऑफ रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना है, और उसके लिए कुछ मार्केट सिनेरियो और टूल्स हैं जैसे MIS, रिस्क कंटेनमेंट मेजर्स कीप ऑन चेंजिंग विद द बिजनेस प्रोफाइल, और जो रिस्क है वो ऑलवेज जो है चेंज होता रहता है। तो हमें उसको पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए हम जो भी टूल्स हैं हमारे पास हम लोग उसको यूटिलाइज करेंगे और उसके बाद रिस्क मिटिगेशन के थ्रू हम लोग रिस्क को या तो मिनिमाइज करने की या तो खत्म करने की प्रयास करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट इज डायनामिक एंड नीड्स टू रिमेन इन कॉन्स्टेंट फोकस ऑफ द यूजर्स एज वेल एज द टॉप मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है उसको कांस्टेंट फोकस की ज़रूरत है, वो सारे यूज़र्स और जितने भी हमारे टॉप मैनेजमेंट्स हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तभी इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स रिस्क मैनेजमेंट हम लोग आगे चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में दिया है, तो हम लोग जब नेक्स्ट आगे चैप्टर करेंगे तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या है? ब्रॉड पॉलिसी अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द स्टेप फॉर इम्प्लीमेंटेशन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो रिस्क को जो भी है उसको मिटिगेट करने के लिए जो भी हम लोग रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं तो ये सारे पॉलिसी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं, और इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है ये भी टॉप मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करती है। तो एक्सचेंज रेट के लिए जो रिजर्व बैंक इंडिया है और फेडाई है ये हमारे यहाँ गाइडलाइंस जो है वो इशू करती है, और मैनेजमेंट ऑफ रिस्क जो है इंटरनेशनल ट्रेड में और फॉरेक्स एक्सचेंज में वो जो है उसको देख रेख करती है। RBI जो है इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइन इशू करती है फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस के लिए, जो कि वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डीलिंग रूम ऑपरेशन, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डीलर एंड ब्रोकर्स एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ रिस्क को कंट्रोल गाइडलाइंस को वो मैनेज करती है, ऑपरेट करती है, जिसमें कि क्या क्या इंक्लूड होता है? सेटअप ऑफ द डीलिंग रूम, बैक ऑफिस एंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो है उसमें इंक्लूड होती हैं। अंडर ICG यानी कि इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइन, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू पुट इन प्लेस वेरियस डीलिंग लिमिट्स फॉर देयर फॉरेक्स ऑपरेशन विच कैन बी ब्रीफली समराइज्ड एज अंडर। तो बैंक्स जो है उनको बहुत सारे डीलिंग लिमिट्स जो है फॉरेक्स ऑपरेशन में वो मेंटेन करनी होती है, जो कि यहाँ पे समराइज किया गया है। क्या क्या है वो लिमिट? पहला है ओवरनाइट लिमिट। ओवरनाइट लिमिट में है जो कि मैक्सिमम अमाउंट जो है ओपन पोजीशन और एक्सपोजर के लिए, जो कि एक बैंक जो है ओवरनाइट मेंटेन करता है। डे लाइट लिमिट में जो है बैंक जो है वो ड्यूरिंग द डे टाइम जो लिमिट मेंटेन करेगा वो डे लाइट लिमिट होगी। गैप लिमिट जो है किसी भी इंटर पीरियड या मंथ में जो एक्सपोजर है बैंक का, बैंक अपने साथ रख सकती है किसी भी इंटर पीरियड या मंथ एक्सपोजर के बीच में, तो उसको हम लोग गैप लिमिट कहते हैं।
फिर है काउंटर पार्टी लिमिट, कि बैंक जो है किसी भी एक काउंटर पार्टी को मैक्सिमम कितना अमाउंट तक ट्रांजेक्शन कर सकती है, कितने एक्सपोजर दे सकती है, तो वो हमारा काउंटर पार्टी लिमिट में आएगा। नेक्स्ट है कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क में जो है एक सिंगल कंट्री में मैक्सिमम एक्सपोजर कितना कर सकती है बैंक, तो वो आपका कंट्री रिस्क में आएगा। डीलर लिमिट, मतलब एक डीलर के साथ कितना वो लिमिट रख सकती है। स्टॉप लॉस लिमिट में कि मैक्सिमम लॉस किसी लिमिट में अगर कोई एडवर्स मूवमेंट की वजह से अगर बैंक को फेस करना हो तो उस लिमिट तक बैंक उसको बेयर कर सकती है। सेटलमेंट रिस्क जो है ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपोजर है जो कोई भी एंटिटी जो है एक सिंगल डे में जितने भी उसके मैच्योरिटी हो रहे हैं उसके लिए वो होल्ड कर सकती है। डील साइज लिमिट, एक हाईएस्ट अमाउंट किसी भी एक डील के लिए कितना हाईएस्ट अमाउंट होना चाहिए वो भी लिमिट जो है वो फिक्स की जाती है, और आप लार्ज डील में जो है उसको लिमिट से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे कि रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है वो फाइनलाइज की जाती है और अप्रूव की जाती है बोर्ड ऑफ बैंक के द्वारा, और इम्प्लीमेंट की जाती है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, ट्रेजरी हेड और मिड ऑफिस का जो होते हैं फंक्शनरीज वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अप्रूव करेगी बोर्ड और इम्प्लीमेंट करेगी कौन, टॉप मैनेजमेंट, ट्रेजरी हेड एंड मिड ऑफिस फंक्शनरीज। नेक्स्ट है मिटिगेशन ऑफ सेटलमेंट रिस्क। सेटलमेंट रिस्क को हम लोग कैसे मिटिगेट करते हैं इंडिया में वो यहाँ पे बताया गया है। तो इंडिया में एक CCIL बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है। CCIL क्या करती है कि ये नेट सेटलमेंट जो होती है वेरियस सेगमेंट ऑफ मनी एंड फॉरेक्स मार्केट का, तो वो क्या करती है कि यहाँ का जो सेटलमेंट रिस्क होती है उसको वो टेक ओवर करती है, और उसको टेक ओवर करने के लिए वो एक सेटलमेंट गारंटी फंड जो है उसको यूटिलाइज करती है, जो कि किसी भी आउटस्टैंडिंग को कवर करती है, गारंटी देती है इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो उस गारंटी के थ्रू उसको वो रिस्क को कवर करती है। CCIL ये कब होगा फ्रेंड, जब दोनों पार्टी जो है काउंटर पार्टी बोथ साइड के वो CCIL के अगर मेंबर होंगे तभी वो उसको गारंटी देगी। CCIL का फुल फॉर्म है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के लिए पर्पस के लिए यूज की जाती है, रेपो में, CBLO में, गिल्ट में और इंटरबैंक फॉरेक्स डील्स के लिए। अभी नेक्स्ट है व्हाट आर डेरिवेटिव्स एंड हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स इसमें डेरिवेटिव्स का हिस्ट्री में यही दिया हुआ है कि इन अर्ली 1970 जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज था वो इंट्रोड्यूस हुआ था वर्ल्ड में पहली बार, जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी में और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में काम करता था। उसके बाद 1975 में पहला इंटरेस्ट रेट फ्यूचर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। ये सारे फ्रेंड्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के नाम है। जब हम लोग डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे हम लोग ये सारे डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली ये इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, स्वैप, फॉरेन करेंसी के ये सब कैसे काम करते हैं और रिस्क को मिटिगेट करने में। फिर उसके बाद है कि 1983 में डेरिवेटिव मार्केट्स में फर्दर ग्रोथ देखने को मिला। किस चीज़ में, करेंसी ऑप्शन ट्रेडिंग में, फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज में। दिस वाज द टाइम यानी अर्ली 90s में जब इंटरेस्ट रेट स्वैप का को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके थ्रू बोरोइंग और लेंडिंग जो है फिक्स्ड टू फ्लोटिंग रेट स्ट्रक्चर और वाइस वर्सा में जो है वो बोरोवर या जो भी इंडिविजुअल लेंडर हैं वो इसमें इंटरेस्ट रेट स्वैप के थ्रू जो फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट का स्ट्रक्चर होता था उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये चैप्टर जो है हमारा यहीं ख़त्म होता है। इसमें आगे कुछ ये है नहीं, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे नहीं लगा। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो यहीं ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।